Hello student, very good morning to all. Students, today we are going to start a new chapter in history section, women and caste reforms. Women मतलब आपका जो स्त्री जाति है उसके लिए, ठीक है, और कास्ट रिफॉर्म्स यानी जातिगत जितने भी सुधार हुए उन्हें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो ब्रिटिश शासन, जब हमारे वहाँ इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, और ब्रिटिश कंट्रोल के पहले वुमेन की क्या स्थिति थी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, और जातिगत सुधार हुए, ठीक है। मतलब जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब क्या स्थिति थी जातियों की, कास्ट की, और आपको पता ही है पहले कितना कास्टिज्म चलता था, ठीक है। और उसके बाद जब अंग्रेज आए आपके, ठीक है, 1857 के बाद उनका पूरी तरीके से जब इंडिया पे कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या रिफॉर्म हुए, क्या सुधार हुए, इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपके बेटा कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो आगे आप कुछ ना कुछ करेंगे, तैयारियाँ करेंगे किसी भी चीज़ की, तो उसमें भी ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे सती अबॉलिशन एक्ट कब आपका पास्ड हुआ, 1829। फिर विडो री मैरिज एक्ट, ये डेट फॉर एग्जामिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। 1856, 1873 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्यशोधक समाज, ठीक है। फिर आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट कब हुआ, कि मतलब चाइल्ड मैरिज को रोका गया, 1878। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी जो ये था कि जो दलित लोग हैं या अनटचेबल्स हैं उनको टेम्पल में जाने अलाउ नहीं था, लेकिन फिर उनका टेम्पल एंट्री मूवमेंट कब करा गया, 1927। द्रविदार कजघम फाउंडेड, ये सब अब आपको अभी हम पढ़ाएंगे। ज्योतिराव फूले ने एक स्कूल गर्ल्स के लिए सेटअप किया था 1852 में। वेद सभा फाउंडेड हुई 1864 में। ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश हुआ 1812 में। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इनकी डेट्स बच्चों आपको यहाँ से अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, ओके। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ब्रिटिशर्स का जब कंट्रोल हुआ था, जब उनका हमारे भारत पे अधिकार था, तब हमारे इंडिया में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वुमेन और की क्या पोजीशन थी और क्या कास्ट रिफॉर्म्स हुए, ये सब हम इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। 1/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ नाउ गवर्न्ड बाई चीफ मिनिस्टर्स हु आर वुमेन। देखिए बच्चों, आज आप देखिए अगर आपने वहाँ इंडिया की पॉपुलेशन में, तो जो 1/3 हिस्सा है हमारी भारतीय जनसंख्या का, अब वो आपका जो नाउ गवर्न बाई चीफ मिनिस्टर्स हु आर वुमेन, अब वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा। स्टेट में भाई क्या होते हैं, आपके मुख्यमंत्री तो होते हैं। अब उसमें देखिए आधे से ज़्यादा मुख्यमंत्री जो है, 1/3 मुख्यमंत्री जो है कई जगह के, वो वुमेन हैं, ठीक है। आपने ममता बनर्जी का नाम सुना ही होगा। हमारे वहाँ आपका और भी जगह पे आपको पहली मुख्यमंत्री लेडीज़ सुचेता कृपलानी भी थी। बहुत से लोग हो चुके हैं, ठीक है, जो वुमेन होके उन्होंने हमारे देश को चलाया है। त्रिशाज मदर सेड, यहाँ त्रिशा एक बच्ची का नाम है, एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है। त्रिशा की मदर सेड रीडिंग द मदर मॉर्निंग न्यूज़ हेडलाइंस अलाउड। वो आपका सुबह की अखबार पढ़ रही थी, तो उसकी हेडलाइंस को तेज़ी से पढ़ रही थी उसमें। हियरिंग दिस, इस चीज़ को सुन के त्रिशा ने पूछा, व्हाट इज़ सच अ बिग डील अबाउट इट मदर, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। उसके हिसाब से कहा कि क्या एक लेडीज़, एक वुमेन पूरी 1/3 पॉपुलेशन को चला सकती है। हर ग्रैंड मदर चिप्ड इन, इट्स अ बिग डील फॉर अस द वुमेन इन इंडिया। तो उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी ने कहा कि ये जो वुमेन है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि एक वुमेन जो है वो वुमेन के लिए कि वो चला रही है। वाई नाउ वुमेन आर वर्किंग इन ऑल प्रोफेशन। अब ये मतलब है कि वुमेन्स जो हैं वो अब हर प्रोफेशन में, कोई भी जॉब पोस्ट है त्रिशा, वो सब में आपका अब तो काम कर सकती हैं। अब तो वुमेन फ्री हैं, किसी भी कोई भी प्रोफेशन में चाहे वो वर्क कर सकती हैं, सेड त्रिशा। बट बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो जो कंडीशन थी वुमेन की इंडिया में, वो बहुत ही बैड थी।
अर्लियर सेंचुरीज़ में अगर हम प्राचीन शताब्दियों की बात करें, उसकी माँ ने उसको बताया त्रिशा को कि उससे पहले जब हमारा इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो हमारे इंडिया की जो कंडीशन थी वोमेन की वो बहुत ही पुअर थी। अब मान लीजिए जैसे सती प्रथा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा स्टूडेंट, सती में क्या होता था कि जैसे अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाए प्राचीन समय में तो उसकी वाइफ को भी उसकी पायर माने चिता होती है उस पर जिंदा ही उसको ढकेल दिया जाता था। अब वो चाहे मरना चाहे ना चाहे लेकिन उसको जलना ही पड़ता था जिंदा। तो ये एक प्रथा चलती थी पहले, इसको इसी को सती प्रथा कहा जाता था। तो अब नेक्स्ट है, तो अब इसमें लेकिन उसके बाद कुछ सुधार हुए, सोशल रिफॉर्म्स हुए बहुत से, ठीक है, उनका जो उससे काफ़ी बदलाव हुए वो सब इस चैप्टर में आपको डिस्कस किया जाएगा। ड्यूरिंग द मेडिवल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड, आपका जो मेडिवल यानी आपका जो मध्यकालीन का समय आया और जो अर्ली मॉडर्न पीरियड यानी जो शुरुआत का मॉडर्न पीरियड जब स्टार्ट हुआ, जो शुरुआत का मॉडर्न पीरियड था, मैनी सोशल इविल्स वर प्रिवेलेंट इन द इंडियन सोसाइटी। बहुत सी सामाजिक बुराइयां जो थीं वो हमारी भारतीय समाज में फैली हुई थी। द स्टेटस ऑफ वोमेन वॉज वेरी लो, जो वोमेन यानी स्त्रियों की जो स्टेटस था, स्थिति जो थी वो बहुत निम्न थी, बहुत गिरी हुई थी, मतलब उनके साथ समाज में वैसा व्यवहार नहीं होता था जैसे पुरुषों के साथ होता था। पुरुषों को जो अधिकार थे वो वोमेन को नहीं थे। हमारी प्राचीन की सोसाइटी मतलब अर्लियर सोसाइटी जो थी, यानी आपका जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था, यानी मॉडर्न पीरियड जब शुरुआत हुआ नवीन युग, तो उसका जो शुरुआत का नवीन युग था, ठीक है, उस समय हमारे वहाँ स्टेटस जो था वोमेन का बहुत ही निम्न था। दे वर अपोज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी, उनका लोग विरोध करते थे कि वो बाहर नहीं जा सकती, स्कूल नहीं पढ़ सकती, वो केवल चौका बर्तन करेंगी, और उनको समाज के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, उस वक्त सती की जो प्रैक्टिस थी, सती प्रथा जो थी वो हमारे समाज में फैली हुई थी। सती प्रथा में यही था बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस कस्टम, इस प्रथा के अनुसार विडो वॉज फोर्स टू जंप अलाइव ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायर। इसमें क्या होता था कि जो विडो होती थी, जो विधवा होती थी, उसको फोर्स किया जाता था, उसके ऊपर ये जोर दिया जाता था कि उसको ज़िंदा ही अपने हस्बैंड की फ्यूनरल पायर, अपने हस्बैंड की चिता में जलना पड़ेगा, जिंदा ही उसको कूदना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, पॉलीगैमी, बहुपत्नी विवाह, मतलब हस्बैंड को यह अधिकार था वो चाहे जितनी शादी कर सकता है, लेकिन वोमेन को ऐसा कोई राइट नहीं था। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड वर कॉमन प्रैक्टिसेस, और आपका जो फीमेल इन्फेंटिसाइड था ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस थी जो उस वक्त फैली हुई थी, ठीक है। इसके अलावा भी वोमेन को एजुकेटेड होने का कोई अधिकार नहीं था, वो पढ़ लिख नहीं सकती थी, उसको स्कूल में एंड वर डिनाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर नॉलेज, और उसको ये अवसर नहीं था कि वो जाके ज्ञान प्राप्त कर सके, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सके, या उसका सामाजिक कोई अपना स्टेटस हो। विडोज़ वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, विधवाओं को ये अलाउड नहीं था पहले के समय में कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। एंड हैड टू लीड लाइफ्स ऑफ ह्यूमिलिटेशन, और उनके साथ बहुत ही समाज में बुरा व्यवहार होता था, ना उन्हें खाने का कोई अधिकार था कि वो हर चीज़ खा सकती हैं, ना कहीं जा सकती हैं, ठीक है, उनको एक घर में बंद रख दिया जाता था केवल, ठीक, तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक इन हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9। Okay students, now let's continue our topic chapter number 9 women and caste reforms। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, वोमेन की कंडीशंस बता रहा था मैं कि बहुत ख़राब थी। हमारे जो अर्ली मॉडर्न इंडिया था जिसमें ब्रिटिशर्स आए, और उससे पहले भी जो कंडीशन था, ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी हमारे प्राचीन युग में, प्राचीन नवीन युग में, वो भी आपका बहुत ही मतलब जो अर्ली मॉडर्न पीरियड था हिस्ट्री का, उसमें बहुत बेकार कंडीशंस थी औरतों की। अनदर सोशल इविल दैट प्लेग्ड द इंडियन सोसाइटी वाज द कास्ट सिस्टम। दूसरा सोशल इविल, पहला तो मैंने आपको बता दिया स्त्रियों के साथ, विडोज़ के साथ और स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार होता था समाज में हमारे, उनको वो
स्टेटस नहीं था जो बाकियों का था। दूसरा सोशल लेवल, दूसरा सामाजिक बुराई जो हमारे समाज के लिए जो मुसीबत में डाल रही थी, प्लेग्ड माने मुसीबत में डालना होता है, टू कॉज समबडी और समथिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स में डाल रही थी इंडियन सोसाइटी को, वो था कास्ट सिस्टम। जैसा बच्चे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार कि जातिवाद, पहले हमारे समाज में बहुत जातिवाद फैला हुआ था। अभी भी गाँवों वगैरह में आप सुनते होंगे कि कास्ट सिस्टम अभी भी प्रचलित है, ठीक है। द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु गवर्न बाय द कास्ट टू विच द बिलोंग्ड। तो अब मनुष्य का जीवन जो था वो इस आधार पे चलता था कि उसका जन्म किस जाति में हुआ है, ठीक है। मैरिजेस अक्रॉस कास्ट लाइन्स वर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, और उस वक्त जो मैरिजेस होती थी वो भी ज़रूरी था कि स्ट्रिक्टली अनुशासन पूर्ण होना था कि जो जिस कास्ट में है उसी कास्ट की गर्ल या बॉय से मैरिज उसकी हो सकती थी। द ब्राह्मण्स वर द इलाइट एंड रिस्पेक्टेड पीपल। उस वक्त सोसाइटी में, समाज में ब्राह्मणों का, यानी ठीक है, जो ब्राह्मण वर्ग था वो सबसे इलाइट और रिस्पेक्टेड पीपल माने जाते थे। समाज का कुलीन वर्ग सबसे ज़्यादा उनको रिस्पेक्टेड माना जाता था। इलाइट माने होता है कुलीन वर्ग, यानी जिन सब में श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, उन्हीं को माना जाता था। उसके बाद थे ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय थे। देखिए बच्चों, जैसे आपको पहले ही पता है कि हमारे जो प्राचीन सोसाइटी थी आपका, पुराने समय में आपका जो सोसाइटी थी, समाज जो था, उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जातियों में डिवाइड किया गया था। तो ब्राह्मण उनमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड पीपल थे, उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया था। और इलाइट मतलब बताया मैंने कुलीन वर्ग, उनको सबसे माना जाता था कि वो सबसे बढ़िया कुल के हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं। फिर उसके बाद आते थे क्षत्रिय, जो वॉरियर्स होते थे, योद्धा होते थे। और वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य का भी सम्मान था और उन्हें भी अधिकार था कि वो मंदिरों में जा सकते हैं, राइट्स टू वर्शिप इन टेम्पल्स, मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। बट द शूद्रास, मैंने आपको बताया ना सबसे कंडीशन बेकार थी शूद्रास की, जिनको, हाँ बच्चों, शूद्रास की कंडीशन जो थी वो सबसे बेकार थी, जिनको ये नहीं अलाउड था कि वो मंदिरों में प्रवेश कर सकें, जा सकें, पूजा पाठ कर सकें, या दूसरे सेक्रीफाइस भगवान को कुछ भी चढ़ा सकें, या हवन यज्ञ कुछ भी कर सके वहाँ पे। दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स, और शूद्रों को, जो शूद्रास थे यानी जो सबसे लोअर कास्ट थी आपकी, उनको अनटचेबल्स माना गया। क्या माना गया? अछूत माना गया प्राचीन समय में, ठीक है। पहले के समय में उनको अछूत माना गया कि इनको छूना भी पाप हम कहते थे। एंड वर बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल्स, और उनको क्या बैरेड मैंने मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई कि वो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। दे कुड नॉट यूज़ द विलेज बेल, यहाँ तक कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होने लगा कि उनको कहा जाने लगा कि आप गांव का कुआं जो है उसे भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज इट वुड पॉल्यूट द वाटर एंड मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग फॉर द हायर कास्ट, क्योंकि ये माना जाने लगा कि अगर ये शूद्र लोगों ने इस विलेज वेल को टच कर लिया तो वो जो है उससे पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, और वो जो हायर कास्ट हैं, जो ऊंची जातियां हैं, उनके पीने के लिए वो उपयुक्त नहीं होगा, अनफिट हो जाएगा। द अनटचेबल्स डिड जॉब्स डेट नो वन एल्स वुड टू डू लाइक। अनटचेबल्स, अछूतों को वो काम करनी पड़ती थी, वो जॉब्स करनी पड़ती थी जो दूसरे करना नहीं पसंद करते थे। जैसे क्लीनिंग एनिमल, जानवरों को क्लीनिंग एनिमल कारकेसेस, मतलब जानवरों के जो कारकेसेस मतलब जो भी गंदगी है, या वो अन्य जानवर जो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी लाशें वगैरह जो हैं, या चमड़े से जो बने वर्क है, जो कोई भी नहीं करना पसंद करता, छूना पसंद करता, वो काम उनको करने पड़ते थे। दे कुड नॉट बी क्रीमेटेड व्हेन दे डाइड, और यहाँ तक कि जब वो मर जाते थे तो जब उनकी मृत्यु हो जाती थी शूद्रों में, तो उन्हें जो है यहाँ तक कि उनके साथ क्रीमेटेड माने जो मरने के बाद दाह संस्कार होता है वो भी उनके साथ नहीं किया जाता था, उनका नहीं किया जाता था, उनको जलाया वगैरह जो भी जाता है, तो वो भी संस्कार जो थे मरने के बाद वो उनके साथ नहीं किए जा सकते। उनके साथ समाज में बहुत बुरा व्यवहार हमारे प्राचीन सोसाइटी में, हमारी जो अर्ली सोसाइटी थी, अर्ली मॉडर्न पीरियड जो था, उसमें किया जाता था।
उसके बाद ये तो था बच्चों कास्ट में। आपका आया नेक्स्ट वोमेंस इमेंसिपेशन। अब आपका यहाँ पे जो औरतों के सुधार के लिए बहुत से लोग आए, बहुत से इमेंसिपेशन मतलब हो गया उनका जो सुधार, उनकी जो कंडीशन थी उसमें जो सुधार हुआ, उसके लिए बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया। 19th सेंचुरी वॉज इन वेरी मैनी वेज द एज ऑफ वुमेन। जो 19वीं शताब्दी थी, 19th सेंचुरी जो थी वो उसको कहा जाता है एज ऑफ वुमेन थी। क्यों? एज एफर्ट्स वर मेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। क्योंकि 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने कई प्रयास किए जिससे जो वुमेन की स्थिति थी, औरतों की जो स्टेटस था, जो स्थिति थी उनकी, उसको ऊपर उठाया जा सके, उनकी कंडीशंस को सुधारा जा सके। बहुत से समाज सुधारक आए। विद द ब्रिटिश रूल, उसी समय ब्रिटिश रूल भी आया आपका। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों का भी शासन था कि ब्रिटिश रूल, विद द ब्रिटिश रूल केम द वेस्टर्न एजुकेशन विच गेव राइज टू अ ग्रुप ऑफ रेडिकल एंड न्यू थिंकिंग रिफॉर्मर्स। देखिए उसी समय ब्रिटिश रूल आने की वजह से वेस्टर्न एजुकेशन भी आ गई थी, आपकी पश्चिमी शिक्षा भी आ गई, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया। और उससे क्या हुआ, लोगों की सोच में बदलाव आया, न्यू थिंकिंग भी आई लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने से, और एक नया ग्रुप बनने लगा। दे रियलाइज्ड, उनको जो अब लोगों की जो रूढ़िवादिता थी, यानी जो प्राचीन समय से रीति रिवाज चले आ रहे थे और जो लोग उसमें कुछ लोग जकड़े हुए थे, जो बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह नहीं कर सकती, उनको खाने पीने का अधिकार नहीं है, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, ये जो बुराइयां फैली हुई थी। तो जब आपके ब्रिटिशर्स आए और एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा बदला, लोगों को न्यू थिंकिंग रिफॉर्मर्स आए, नए सोचने वाले विचारक आए, ठीक है, जिनकी अब नई उनकी सोच में बदलाव आया, तो उन्होंने रियलाइज्ड किया, ठीक है। जब एजुकेशन आया तो उन्होंने, जैसे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ये सब नए सोच वाले विचारक आए, रिफॉर्मर, समाज सुधारक आए, जिन्होंने रियलाइज्ड किया, ये अनुभव किया कि ये जो इविल्स हैं, ये जो बुराइयां हैं हमारे समाज में फैली हुई हैं, एंड वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और ज़रूरत है इनको बदलने की, इनको चेंज करने की। मैनी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिफॉर्मर्स हु टुक अप दिस कॉज विद फर्वर। देखिए बहुत से रिफॉर्म्स, बहुत से सुधार उस वक्त किए गए अलग अलग रिफॉर्मर्स के द्वारा, जिन्होंने इसको इन सब चीज़ों को सीरियसनेस के साथ लिया। इसमें ब्रिटिशर्स ने भी उनकी उस वक्त हेल्प की, इंडियन रिफॉर्मर्स की, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे, विश्वास जीतना चाहते थे भारतीय रिफॉर्मर्स का। उनको लगा कि अगर हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे रहना हमारा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने भारतीय रिफॉर्मर्स का साथ भी दिया, जो सुधारक थे उनका भी साथ भी दिया और उनकी हेल्प भी की, ठीक, प्रोवाइडिंग अ बूस्ट मतलब है नए नए नियम पास करके उनको उनकी हेल्प, जैसे सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था, ठीक है। दस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स ऑफ इंडियन रिफॉर्मर, इसलिए लगातार आपका जो एफर्ट्स थे, प्रयास जो थे भारतीय रिफॉर्मर्स के, और जो कांस्टेंट हेल्प, लगातार हेल्प मिलती रही ब्रिटिशर्स से, इससे क्या हुआ, एक ग्रेजुअल चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आया इन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। Now continue our topic, and today's heading is women's emancipation. वुमेंस इमेंसिपेशन मीन्स क्या होता है बच्चों, आपका जो स्त्रियों का जो उद्धार के लिए जो आपका 19वीं शताब्दी में बहुत से काम किए गए, तो इसीलिए जो 19th सेंचुरी है उसको एज ऑफ वुमेन कहा गया, क्योंकि जो एफ़र्ट्स थे, जितने भी एफ़र्ट्स किए गए, वो प्रयास किए गए, वो सब औरतों की स्थिति जो थी, स्टेटस जो था वुमेन का, उसको ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट, मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए किए गए। आपका जितना भी यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे मॉडर्न इंडिया। अब आता है कि वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब औरतों की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत से मूवमेंट हुए, बहुत से अभियान चलाए गए, ठीक है। द रिफॉर्मर्स यूज्ड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज न्यूज़पेपर, बुक्स एंड पम्पलेट टू स्प्रेड सोशल अवेयरनेस टू द पीपल। जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी सुधारक थे, आपके समाज सुधारक जो थे, उन्होंने मॉडर्न मेथड, नए मेथड का, आपका जो नवीन आपके मॉडर्न मेथड थे, उनका इस्तेमाल किया कम्युनिकेशन के, संचार के, जैसे न्यूज़पेपर, बुक्स और पैम्पलेट का, जिससे लोगों के अंदर सामाजिक अवेयरनेस
लोगों के अंदर जो सोशल अवेयरनेस है वो तक फैल जाए, इसके लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। दीज वर चीप एंड ईजिली एसेसिबल टू एवरीवन। ये सब सस्ते भी थे और इसको आसानी से सबको प्राप्त हो सकते थे। अब पहला जो आपका मूवमेंट हुआ, पहला अभियान जो हुआ वो था एबोलिशिंग सती को बंद कराया गया। सती प्रथा जो चलती थी उसको सती प्रथा को बंद किया गया। सती प्रथा बच्चों बहुत बेकार प्रथा थी, मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया। सती में क्या होता था कि जब किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी प्राचीन समय में आपका, तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी उसके फ्यूनरल पायर पे यानी चिता पे ढकेल दिया जाता था। तो ये प्रथा को बंद कराया गया। अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम बंगाल राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। एक काफ़ी जाने माने समाज सुधारक जो कि बंगाल से थे, डॉक्टर नहीं, राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने आपका इन रिफॉर्म्स की तरफ, सुधारों की तरफ बहुत ज़्यादा योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया अपना। ही वॉज इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वो वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में थे, विच वुड ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी फॉर वोमेन, जो वोमेन के लिए यानी स्त्रियों के लिए इक्वालिटी, बराबरी ला सकता था आपका, ठीक है। इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन को फेवर में रहे। इन 1812 में ही इस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्मो समाज। तो यानी उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन का स्थापना की 1812 में, जिसको नाम दिया ब्रह्मो समाज। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इस्टेब्लिश ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये बहुत कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बच्चों, राजा राम मोहन रॉय ने। एंड कंपेयर्ड अगेंस्ट सती, और आपका अभियान छेड़ दिया सती के खिलाफ। द एक्ट ऑफ सती प्रोपोगेटेड द बिलीव दैट इफ़ अ विडो बर्न्स हर सेल्फ। जो एक्ट होता था सती में, उसमें ये विश्वास लोग रखते थे कि अगर विडो जो है, जो विधवा है, वो अपने आप को खुद जिंदा रहते अगर अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पे जलाएगी तो वो उसको सैल्वेशन, उसको मोक्ष मिलेगा। सैल्वेशन मतलब उसको मोक्ष मिलेगा। लोगों की ये धारणा थी, प्राचीन समय के लोगों की ये धारणा थी कि अगर जो विडो मतलब जो विधवा है वो अपने हस्बैंड की चिता के ऊपर जिंदा जलेगी तो उसको जो है स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे लोगों की मान्यता थी। तो राजा राम मोहन रॉय ने इस को ही ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वेहमेंटली अपोज द प्रैक्टिस एंड रोट आर्टिकल्स अगेंस्ट इट। राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रैक्टिस को, ये जो प्रथा चलती थी, इसका खुल के विरोध किया और इसके ऊपर कई आर्टिकल्स भी लिखे इसके खिलाफ में। ही इशूड पम्पलेट्स डिनाउंसिंग सती, citing proofs from the sacred literature and quoting from the Hindu law। क्वेश्चन ये लिखा है quoting from the Hindu law। देखिए इन्होंने बहुत से पम्पलेट निकाले जिसमें सती के बारे में लिखा था कि सती प्रथा बहुत बेकार प्रथा है, और कई प्रूफ भी दिए कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ थे, जो साहित्य हैं हमारे, उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा था। और हिंदू लॉ से, जो हिंदू लॉ था उसमें भी, आपका हिंदू नियम जो था उसमें भी इन्होंने इस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाई। रॉय पिटिशन द गवर्नमेंट। रॉय ने पिटिशन, आपको हम पहले बता चुका है, एक पत्र लिखा, एक याचिका दायर की, सरकार को लिखा। एंड इवन ट्रेवल टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि ये इंग्लैंड भी गए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज़ के लिए इन्होंने अपील उठाई कि टू इंश्योर द बैन ऑन सती, कि सती प्रथा पर रोक लगाई जाए। इसीलिए इन्होंने एक पिटीशन, एक याचिका भी दायर की अंग्रेज़ी सरकार को, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ सरकार थी हमारे भारत में। और इंग्लैंड में भी इस पर अपील की ब्रिटिश पार्लियामेंट के खिलाफ कि उस पर बैन लगाया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, ठीक है। तो आपका फाइनली अंततः क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ आपका 1829 में, विच एबॉलिश द कस्टम ऑफ सती, जिसने, ये राजा राम मोहन राय के ही प्रयास थे। ये हैं राजा राम मोहन राय, इन्हीं के एफर्ट्स थे जिसकी वजह से 1829 में अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ऑफ सती यानी सती प्रथा को बंद करा दिया। हिस्ट्री रिवील्स द मुगल रूलर्स वर ऑल्सो अगेंस्ट सती। जो मुगल शासक थे, हिस्ट्री में भी ये बताया जाता है, आपके इतिहास में अगर हम और ज़्यादा इतिहास में मेडिवल पीरियड की बात करें तो उस वक्त जो मुगल रूलर्स थे, मुगल शासक जो थे, वो भी सती के खिलाफ थे। एंड हैड इवन ट्राइड टू एबॉलिश इट, और उन्होंने भी इसको बंद करने की कोशिश की थी मुगल शासकों ने, बट विदाउट सक्सेस। लेकिन उनको इसमें कोई सक्सेस नहीं मिली थी। देखिए विडो रीमैरिज,
स्टूडेंट देखिए, वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स हम पढ़ा रहे थे, उसमें आपका एबोलिशिंग सती तो हो गया था कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया, उस पर बैन लगवाया। उसके बाद ऐसे और भी सुधार हुए थे, जैसे विडो रीमैरिज। पहले क्या था कि विधवाओं को अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो दोबारा मैरिज करने का कोई अधिकार नहीं था। उनकी जो कंडीशन थी, देखिए सती प्रथा तो बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब उनको पहले तो उनको जलता ही ढकेल दिया जाता था, हम जलती चिता में, ठीक है। लेकिन जब सती प्रथा बंद हुई तो उसके बाद भी उनकी कंडीशंस कुछ नहीं सुधरी, उनकी कंडीशंस और बुरी हो गई। देखिए कैसे, जब आपका विडोहुड था वो तो कॉमनली था, क्योंकि मैरिजेस जो थी वो बहुत ही अर्ली एज में हो जाती थी, और जो विडोज़ की कंडीशन थी वो बहुत ही पिटेबल होती थी, बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती थी। बल्कि उनकी कम एज में शादी होने के बावजूद भी अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उनकी मैरिज की एज होती भी थी तो भी उनको दोबारा मैरिज करने का कोई राइट नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। दे वर कंसिडर्ड अ कर्स, उन्हें एक अभिशाप माना जाता था। ऑल्सो विडोज हैड no right on the children and the husband's property if she remarried anyone else other than her husband's brother. इसके साथ ही साथ विडोज़ को ये भी अधिकार नहीं था कि ना अपने बच्चों पे कोई अधिकार था और ना ही अपने जो हस्बैंड है जिसकी डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी संपत्ति पे। अगर वो किसी और से शादी कर लेती है अदर देन हस्बैंड्स ब्रदर, अगर हस्बैंड्स ब्रदर के अलावा अपने देवर जो होते हैं, उसको जिसको देवर कहा जाता है, हस्बैंड्स के ब्रदर के अलावा अगर वो किसी और से रीमैरी करती है, दोबारा शादी करती है, तो उसका ना बच्चों पे कोई अधिकार होगा और ना ही हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। देखिए उसके बाद लिखा है, रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट फॉर विडो रीमैरिज। कई रिफॉर्मर्स आए, कई समाज सुधारक आए, उन्होंने ये बात कही, ये बात तो गलत है कि जो वोमेन है वो केवल अपने हस्बैंड के भाई, मान लीजिए उसके हस्बैंड का भाई नहीं था तो फिर वो किससे मैरिज करेगी, ये तो बात गलत है कि उसको कोई प्रॉपर्टी और उसको शादी करने का दोबारा अधिकार है। तो बहुत से, और ये भी कुछ लोग कहते थे विडोज़ को दोबारा मैरिज करने का कोई अधिकार नहीं। तो इन सब चीज़ों के लिए इन समाज सुधारकों ने काफ़ी लड़ाई की कि ऐसा नहीं है कि उनको भी अधिकार है, क्योंकि अगर कम एज पे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो अगर वो मैरिज दोबारा करना चाहें तो वो कर सकती हैं। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ाई लड़ी। स्वामी दयानंद सरस्वती फर्स्ट एडवोकेटेड रीमैरिज ऑफ विडोज इन सत्यार्थ प्रकाश। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, सरस्वती फर्स्ट एडवोकेटेड रीमैरिज ऑफ विडोज इन सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश एक बुक का नाम है जो किसने लिखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूछा जाता है हु रोट सत्यार्थ प्रकाश, तो किसने लिखा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा। और इन्होंने ही पहले विडो रीमैरिज जो है आपका उसको प्रमोट किया। आर्य समाज फाउंडेड बाय हिम, उन्हीं के द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई, ठीक है। एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसकी, एक संगठन था जिसकी स्थापना किसने की, आर्य समाज की आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ये भी पूछा जाता है हु फाउंडेड आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज, उनके द्वारा की गई। और बिगिन विडो रीमैरिज, और इन्होंने स्वामी दयानंद ने विडो रीमैरिज स्टार्ट किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऑल्सो स्टार्टेड अ मूवमेंट। देखिए आर्य समाज की स्थापना करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूवमेंट की आपका स्टार्ट किया, शुरुआत की। फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी एक मूवमेंट इन फेवर ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज के फेवर में चलाया। दोबारा एक उन्होंने भी अभियान चलाया कि जिसमें विडो रीमैरिज का दिया और वुमेन्स के एजुकेशन के लिए ज़्यादा जो उस पर बल दिया गया। ही रिफर्ड टू द एंशिएंट टेक्स्ट टू डिक्लेयर डेट विडोज कुड रीमैरी। उन्होंने इस बात के में भी कहा कि जो हमारे पुराणों में लिखा है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि विडोज को रीमैरी नहीं कर सकती, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं। ही अर्ज्ड द ब्रिटिश, उन्होंने ब्रिटिशर्स से रिक्वेस्ट की टू पास अ लेजिस्लेशन, कि वो एक लॉ पास करें, एक कानून निकालें डेट वुड सपोर्ट विडो रीमैरिज, जो विडो रीमैरिज पे को सपोर्ट करती हो, मतलब विडो रीमैरिज, विडोज को दोबारा मैरिज करने के लिए अधिकार देती हो। एक ऐसा लॉ ब्रिटिशर्स निकाले, क्योंकि उस वक्त इंडिया में किसका आपका कानून चल रहा था, ब्रिटिशर्स का चल रहा था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ब्रिटिशर्स से ये प्रार्थना की।
फिर फाइनली लास्ट में विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो पास्ड हुआ 1856 में। ये बच्चों पूछा जाता है व्हेन विडोज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड। विडोज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 में आया, विच परमिटेड अ विडो टू रीमैरी इफ शी विज्ड। जिसमें ये इस एक्ट में, इस कानून में ये था कि अगर विडो चाहती है दोबारा मैरिज करना, रीमैरी करना चाहती है तो इफ़ शी विज्ड तो उसको परमिशन है। हाउएवर द कंजर्वेटिव ग्रुप्स इन द सोसाइटी वर अपोज्ड टू व्हाट दे थॉट was an intrusion into the traditional customs and ways of people। हालांकि कुछ ऐसे लोग जो पुराने ख्यालात थे, कंजर्वेटिव ग्रुप्स मतलब कुछ ऐसे समूह थे जो समाज के कंजर्वेटिव मतलब जो रूढ़िवादी थे, मतलब जो पुराने ख्याल के थे, वो उनको लगता था वो इसके अपोज्ड थे, ठीक है, इस कानून के खिलाफ थे कि उनको लगता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं इंट्रूशन मतलब दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं हिंदुओं के ट्रेडिशनल कस्टम्स में, उनके रीति रिवाजों में, उनके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं और जीने के जो तरीके हैं, वेज ऑफ पीपल, उनके उसमें दखल इंटरफेयर कर रहे हैं। मोस्ट विडोज वर बॉयकॉटेड बाय द सोसाइटी इफ़ दे रीमैरिड। बहुत सी विडोज को उन लोगों ने अपने समाज से अलग कर दिया, बहिष्कृत कर दिया अगर वो दोबारा रीमैरिड कर लेती थी। तो देखिए वैसे तो बच्चों ये कोई भी ब्रिटिशर्स ने बाकी तो गलत काम किया था, इंडियंस के ऊपर अत्याचार किया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन उन्होंने जो ये एक्ट पारित किया था ये कोई गलत नहीं किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है। ये एक्ट तो काफ़ी अच्छा था जिसमें उनके साथ भी अच्छा व्यवहार हो सकता था। अगर वो दोबारा रीमैरिड कर लेती तो उनको दोबारा से वो सम्मान वो मिल जाता था, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये इंटरफेयर है इंडियंस कस्टम के साथ। ओके, हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए स्टूडेंट्स, आपका इसके पहले जो है चाइल्ड मैरिज तक हम डिस्कस कर चुके थे। आप बता रहे हैं कि वुमेन्स एजुकेशन पहले के समय में लोग जो थे मॉडर्न अर्ली मॉडर्न पीरियड में उसमें ये सोचते थे कि वुमेन्स को केवल वो हैं वो चार दीवारी के लिए बनी, उनको घर का ही काम करने हैं और उनको केवल बच्चों को देख रेख करनी है, लेकिन इसके अलावा उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। मैनी रिफॉर्मर्स टुक इनिशिएटिव्स टू मेक एजुकेशन अवेलेबल। बहुत से रिफॉर्मर्स आए, बहुत से समाज सुधारक आए और उन्होंने कई कदम उठाए जिससे कि औरतों की मतलब स्त्रियों की जो शिक्षा है वो उनको मिल सके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिफॉर्मर्स बिलीव दैट एजुकेशन वुड गिव देम अ बेटर लाइफ। जो जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जितने भी समाज सुधारक जो थे, उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने विश्वास किया, ये आपका वो मानने लगे कि जो आपका एजुकेशन है वो उनको एक बेटर लाइफ दे सकती है, उनको एक अच्छा जीवन दे सकती है। हियर ऑल्सो दे इनकाउंटर्ड हॉस्टिलिटी फ्रॉम द कंजर्वेटिव्स। यहाँ पे उन्होंने ये इस बात का भी और स्त्रियों ने के साथ जो मतलब था कि उनको अच्छा जीवन जो मिल सकता है वो एजुकेशन से ही मिल सकता है, लेकिन बहुत से लोग जो थे इन समाज सुधारकों के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिले। तो इसलिए जो आपके रिफॉर्मर्स थे उनको इनकाउंटर मतलब सामना करना पड़ा, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता का, फ्रॉम द कंजर्वेटिव्स मतलब ऐसे लोगों के समूहों से जो रूढ़िवादी थे, मतलब जो चला आ रहा है प्राचीन समय से वो वही चाहते थे। वो चाहते थे स्त्रियों को शिक्षा ना मिले। वो ये सोचते थे कि वोमेंस का प्लेस जो है, पीपल्स फेल्ट दैट अ वोमेंस प्लेस वाज इन द हाउस। उनका केवल स्थान जो है वो घर के अंदर है, घर की चार दीवारी के अंदर। एंड गोइंग टू स्कूल वुड कीप देम अवे फ्रॉम परफॉर्मिंग हाउस होल्ड ड्यूटीज़। और अगर वो स्कूल जाने लगी तो वो घर के कोई भी जितने भी कर्तव्य हैं, काम हैं, उसको नहीं कर पाएंगी। मोर ओवर, इसके साथ ही साथ they considered girls going to school as unsafe as an unnecessary एक्सपोजर। और इसके साथ ही साथ वो ये कंसीडर करती थी कि जो लड़कियां हैं अगर वो स्कूल जाएंगी तो ये उनके लिए अनसेफ है और ये एक अननेसेसरी एक्सपोजर है, मतलब फिजूल खर्ची है। सम गर्ल्स वर टॉट एट होम बाय देयर फादर और टीचर्स। कुछ गर्ल्स जो थी उन्हें घरों पे ही उनके पिता या टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता था। बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स जो थी उन्हें होम पे ही पढ़ाया जाता था। इसलिए पढ़ाते थे क्योंकि केवल इतना पढ़ाते थे जिससे कि वो कुरान को रीड कर सकें। सो इट वॉज वेरी टफ फॉर रिफॉर्मर्स टू रियलाइज देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो रिफॉर्मर्स थे, जो समाज सुधारक थे, उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मतलब उनका लक्ष्य क्या था? स्त्रियों को शिक्षा देना। देखिए स्टूडेंट, एक आपका जो टॉपिक था वो लेफ्ट हो गया था, मतलब छूट गया था आपका। वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स में एबोलिशिंग सती और वुडो मैरिज तक तो मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह,
जो एक वो ये भी एक ऐसा इविल था जो उस वक्त हमारे समाज में, आपका पास्ट में, जो आपका अर्ली मॉडर्न पीरियड था उसमें फैला हुआ था. द मैरिज ऑफ अ फीमेल चाइल्ड यंगर देन 18 ईयर्स एंड अ मेल चाइल्ड यंगर देन 21 ईयर्स इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज. किसी भी फीमेल चाइल्ड की जिसकी उम्र 18 साल से कम और किसी भी मेल चाइल्ड की जिसकी एज 21 ईयर्स से कम हो और उसकी मैरिज जो करवा दी जाती थी उसे चाइल्ड मैरिज कहते थे. दिस वॉज अनदर इवल प्रैक्टिस इन इंडिया. ये एक दूसरा बुराई थी जो हमारे समाज में फैली हुई थी. द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वॉज पास्ड इन 1829. पहला जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हुआ वो 1829 में हुआ, मतलब जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए उम्र बच्चों की तय फिक्स की गई. उसमें मिनिमम एज जो मैरिज के लिए फिक्स की गई फीमेल्स की वो 14 ईयर्स की गई और मेल्स के लिए 18 ईयर्स. However, the enforcement of this act was practically non-existent. हालांकि इस जो ये एक्ट पास हुआ, ये जो नियम लागू हुआ था वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसको कोई नहीं मान रहा था. फिर उसके बाद दोबारा एक दूसरा एक्ट आया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, वो फिर से पास हुआ 1878 में. इसने मिनिमम एज जो मैरिज की गर्ल्स की वो 18 ईयर्स एंड फॉर मैन इज 21 ईयर्स. An extract from a letter written by Rukhamba Bai, a victim of child marriage, to the Times of India on July 26, 1885 and produced in the book Child Marriage in India by Jaya Sagade. देखिए एक एक्सट्रैक्ट जो है लेटर का जिसमें रुखम्बा बाई ने जिसको लिखा, जो कि विक्टिम थी चाइल्ड मैरिज की, मतलब पीड़िता थी चाइल्ड मैरिज की, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको निकाला. इसका अपना एक लेख लिखा था जुलाई 26, 1885 में, और उसको चाइल्ड मैरिज इंडिया बाय जया सगैडे ने उसको अपनी एक बुक में भी लिखा. उसे लिखा क्या लिखा था देखिए. I am one of those unfortunate Hindu women whose hard lot is to suffer the unmeasurable miseries entailed by the custom of early marriages. मैं उन अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण जो होता है उसे अनफॉर्चुनेट कहते हैं, उन हिंदू वोमेंस में से हूँ जिसको उन अनफॉर्चुनेट वोमेंस में से हूँ जिसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा दुखों को. ये जो कस्टम था अर्ली मैरिज का उसकी कई मुसीबतों को मुझे झेलना पड़ा. दिस विक्ड प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ. इस बुरी प्रथा ने मेरी चाइल्ड मैरिज की मेरे जीवन की सारी खुशियों को छीन लिया. इट कम्स बिटवीन मी एंड थिंग्स विच आई प्राइज अबव ऑल अदर्स, स्टडी एंड मेंटल कल्टिवेशन. ये मेरे बीच में और जो शिक्षा के बीच में है वो बीच में आ गई. मेरी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई, कहने का मतलब है विदाउट द लीस्ट फॉल्ट ऑफ माइंड आई एम डोम्ड टू सेक्ल्यूशन. मतलब मेरी कोई भी गलती ना होते हुए भी मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा. Every aspiration of mine to rise above my ignorance is looked down upon with suspicion and is interpreted in the. ईश्वर चंद विद्यासागर फर्स्ट रियलाइज्ड द नीड टू एजुकेट वोमेन. ईश्वर चंद विद्यासागर ने पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने रियलाइज्ड किया, ये चीज़ महसूस किया कि जो वोमेन हैं उनको एजुकेट करना आवश्यक है, मतलब जो स्त्रियां हैं उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है. ही ओपन 30 स्कूल फॉर गर्ल्स इन बंगाल. ईश्वर चंद विद्यासागर ने 30 स्कूल्स को फॉर गर्ल्स ओपन किया बंगाल में टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ वोमेन. और ये ओपन क्यों किया? क्योंकि वो एजुकेशन को, शिक्षा को, वोमेन की जो शिक्षा थी कि वोमेन्स जो हैं वो शिक्षित होनी चाहिए, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए, और वो जिससे कि वोमेन से जो पढ़ सकें वो 30 स्कूल्स ओपन किए. द ब्रह्म समाज एंड द आर्य समाज ऑल सपोर्टेड फीमेल एजुकेशन. ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपकी राजा राम मोहन रॉय, और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती. इन सभी ने जो है फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया. ठीक है, और ब्रह्म समाज भी इसीलिए बनाया और आर्य समाज की भी स्थापना इसीलिए की जिससे कि वुमेन्स को एजुकेट किया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके. मैनी स्कूल्स वर ओपन, कई स्कूल खोले गए. कैटरिंग टू गर्ल्स फ्रॉम द अपर कास्ट, जिसमें कई स्कूल ऐसे खोले गए जिसमें केवल अपर कास्ट की लड़कियां ही पढ़ने जा सकती थीं. ज्योतिबा फूले, अ दलित रिफॉर्मर,
फ्रॉम महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले जो कि एक दलित रिफॉर्मर थे। दलित बेटा पहले भी आपको बताया चुका है, ऐसे लोग जिनको समाज में, सोसाइटी में वो पोजीशन नहीं मिली थी जो बाकी हायर क्लास, अपर क्लास को मिली थी। तो ज्योतिबा फुले जो कि एक दलित रिफॉर्मर थे, मतलब एक दलित समाज सुधारक थे महाराष्ट्र से। उन्होंने एक स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए पूना में, ठीक है। बाय 1852 में फुले ने 3 आपके स्कूल खोले लड़कियों के लिए एंड 1 फॉर लोअर कास्ट, और एक स्कूल खोला था लोअर कास्ट के लिए, मतलब जो जाति में मतलब निम्न थे, जिनको जाति वर्ग जो थे थोड़ा सा कमज़ोर थे उनको। दिस रिजल्ट मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी और वो जिनकी कास्ट भी थी, जो जाति जो थी वो लोअर, निम्न थी। This resulted in the evolution of the 19th century generation of the new woman. इस ये जो क्रांति हुई, इससे 19वीं शताब्दी में इससे क्या हुआ, एक नया युग का शुरुआत हुई, न्यू वुमेन की एक नई महिला का जन्म हुआ, मतलब जिसको जो पढ़ी लिखी थी, जो शिक्षित थी। वुमेन बिगेन टू रिसीव एजुकेशन। वुमेन्स ने अब जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, वो स्कूल जाने लगी, एजुकेशन को शिक्षा प्राप्त की एंड एज्यूम रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल रोल्स, और उनको समाज में जो व्यवसाय में भी उनको बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी की पुरुष के साथ, और उनको भी समाज में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन मिली। पंडिता रमाबाई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू वुमेन ऑफ दैट टाइम। पंडिता रमाबाई जो थी वो न्यू वुमेन का उस समय की एक एग्जाम्पल थी, मतलब जिन्होंने एजुकेशन ग्रहण की और दूसरी औरतों को भी एजुकेट किया। फिर ऐसे ही आपका वुमेन फॉर वुमेन नेक्स्ट पैराग्राफ में है, मतलब देखिए ये तो पुरुषों ने काम किया, ये पुरुष समाज सुधारक थे। कुछ आपकी स्त्रियां भी थी, वुमेन्स भी थी, जिन्होंने वुमेन के लिए ही वर्क किया, ओके। जैसे उसमें पंडिता रमाबाई अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। वैसे ही आपका और भी हैं, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन और ताराबाई शिंदे, ये सब जो हैं ये ऐसी वुमेन्स थी जिन्होंने वुमेन के लिए काफ़ी कुछ किया, जिससे कि वो एजुकेट हो सके, उनकी जो रहने का जो मतलब जो उनको प्रोफेशन में मतलब उनको जो जगह नहीं मिल रही, जो प्लेस नहीं मिल रही है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधे में लाके वीडियो में आपको गया था कि उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में लिखा, विच वॉज अगेंस्ट द ट्रीटमेंट गिवन टू द हिंदू वुमेन। जो कि पंडित, और जो इस बुक में था, इस बुक में उन्होंने जो हिंदू वुमेन के साथ जो भी अत्याचार होते थे, उनके साथ जैसा व्यवहार होता था, उसके विरोध में बातें लिखी कि जो हिंदू वुमेन थी उनको तरह तरह के रीति रिवाज जैसे सती है और ये सब की रीति रिवाजों को झेलना पड़ता था। इन सब चीज़ों का खुला विरोध इन्होंने अपनी बुक में किया है, मतलब जो इन्होंने लिखा है वो अगेंस्ट लिखा है, इसके जो हिंदू वुमेन्स के साथ गलत व्यवहार होता था उसके विरोध में लिखा है कि उनके साथ उस वक्त समाज में कैसा व्यवहार होता था, और उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया है इस बुक में। शी फाउंडेड द आर्य महिला सभा। अब इसको भी अंडरलाइन करिए, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी, किसने फाउंडेड किया था उसे, जैसे क्वेश्चन आ गया हु फाउंडेड द आर्य महिला सभा, तो पंडिता रमाबाई, ठीक है। शी फाउंडेड द आर्य महिला सभा एंड ओपनड मैनी होम्स विच प्रोवाइडेड फ्री बोर्डिंग टू नीडी वुमेन। इन्होंने ऐसी और कई संस्थाएं खोली जिससे कि जो नीडी वुमेन है, मतलब जिनको ज़रूरत है, जो जिनको समाज में कोई भी उनको स्टेटस नहीं मिला, मतलब कोई भी सम्मान नहीं मिल रहा है, और जो पुअर है, जिनकी कंडीशन पुअर है, तो नीडी वुमेन्स के लिए यहाँ पे फ्री बोर्डिंग था, मतलब वो फ्री आके रह सकती हैं। दीज होम्स ऑल्सो प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट। इन घरों में ये जो होम्स थे जिनको पंडिता रमाबाई ने इंस्टीट्यूशंस को जो इस्टेब्लिश किया था, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी रखी गई। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब छोटे मोटे कुटीर उद्योग, जो मतलब छोटे मोटे घर पे बैठे बैठे जो काम जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सब भी वुमेन को करने के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ खोल रखी थी। उनको ट्रेन किया जाता था, उनको सिखाया जाता था ये सब, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ऐसा किया था पंडिता रमाबाई ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम ताराबाई शिंदे, ये भी काफ़ी बड़ी रिफॉर्मर थी आपकी। ताराबाई शिंदे वॉज एन इंस्पायरेशनल वुमेन्स एक्टिविटिस्ट। ताराबाई शिंदे जो थी वो प्रेरणादायक वुमेन्स मतलब इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा देने वाली वुमेन एक्टिविटिस्ट थी। मतलब
समाज सुधारक थी वो स्त्रियों के पक्ष में। शी रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट गिवन टू वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी। इन्होंने लोगों को जागरूक करना मतलब अवेयर करने के लिए बहुत सी बुक्स वगैरह भी लिखी, लेटर लिखे, और कि जो अनफेयर ट्रीटमेंट होता था वुमेन्स के साथ इंडियन सोसाइटी में, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। शी रोट स्त्री पुरुष तुलना, इन्होंने एक लिखा था बुक स्त्री पुरुष तुलना, इन विच शी हैज़ रिटन अबाउट द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। और उस बुक में इन्होंने अपनी बुक के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना चाहती थी कि उस समय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में कितना डिफरेंस था, कितनी तुलना की जाए उन लोगों का। मतलब जन्म तो भगवान ने सबको एक जैसा दिया था, लेकिन जो राइट्स मेन को थे वो वुमेन को नहीं थे। दस वुमेन नाउ बिगेन टू स्पीक अप फॉर जस्टिस फॉर वुमेन। अब जो स्त्रियां थीं अब वो जस्टिस मतलब अपने लिए न्याय की मांग करने लगी थी और वुमेन के लिए ही मांग कर रही थी। नेशनलिस्ट लीडर्स वर ऑल्सो इन फेवर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर वुमेन। अब जो आपके राष्ट्रवादी नेता थे वो भी ये जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे थे उनके फेवर में थे वुमेन के लिए। एंड डिसाइडेड टू गिव वुमेन इक्वल राइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उन्होंने ये निश्चय किया कि अगर आज़ादी के बाद जब हमें भारत में आज़ादी मिल जाएगी तो उसके बाद वुमेन्स को इक्वल राइट्स दे दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका वुमेन फॉर वुमेन भी हो गया। और देखिए रासुंदरी देवी, ये एक आपका शॉर्ट में दिया गया एक पैरा। रासुंदरी देवी भी बहुत बड़ी आपकी एक राइटर थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अमौर ज़िबान, ठीक है, इन्होंने लिखा था। ये पहली आपका ज़्यादातर माना जाता है कि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में टफ़ स्ट्रगल एजुकेशन के लिए डिस्क्राइब किया है कि ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने किस तरह से पढ़ाई लिखाई की और उसके लिए इनको बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ा। कई लोग इनके खिलाफ थे और सबसे पहले इन्होंने रासुंदरी देवी जो थी उन्होंने टफ स्ट्रगल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी। और वो कौन सी थी? अमर जीवन, मतलब मेरा जीवन, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। in previous class we had read about the women for women reforms made by women, and we read till here. Today we are going to read about our next topic, caste reforms. Okay, देखिए बच्चों, कल हम पढ़ चुके थे कि वुमेन्स के लिए मतलब जो रिफॉर्म हुए, जितने भी समाज सुधार का है, और उन्होंने स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए जो भी रिफॉर्म्स किए उनको हमने डिस्कस किया। आज हम बच्चों कास्ट रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो जितने भी जातिवाद पहले बहुत था हम जानते हैं। अर्ली अगर मॉडर्न पीरियड में बात करें तो उस वक्त हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कास्ट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, कास्ट सिस्टम ज़्यादा प्रचलित था। द कास्ट सिस्टम ग्रेजुअली गॉट डाइल्यूटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जो आपका कास्ट सिस्टम था वो धीमे धीमे आपका जब कॉलोनियल रूल हुआ वो ख़त्म होने लगा। दिस वॉज ड्यू टू मैनी रीज़न, इसके बहुत से रीजंस थे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज एंड बसेस। ब्रिटिशर्स ने आपका रेलवेज़ और बसेस वगैरह को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मतलब अब जो रेलवे का आविष्कार हुआ, बसेस चलने लगी। हेयर ऑफन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट हैड टू ट्रेवल टुगेदर। अब यहाँ पे प्राय ऐसा होता था कि अलग अलग कास्ट के लोगों को एक साथ सफ़र करना पड़ता था। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मणों के लिए अलग बस चलेगी और क्षत्रिय जो थे उनके लिए अलग बस चलेगी, शूद्र के लिए अलग चलेगी, और आपका वैश्य जो थे उनके लिए अलग। 4 भागों में आपका डिवाइडेड था कास्ट सिस्टम। तो ऐसा तो नहीं था, सबको एक साथ यात्रा करनी पड़ती थी। तो ब्रिटिशर्स के जब आए हमारे वहाँ, ब्रिटिशर्स रूल में ये सब उन्होंने समाप्त कर दिया, कास्ट सिस्टम ज़्यादा। ऑल्सो विद मोर पीपल मूविंग इनटू द अर्बन एरियाज, कॉन्टैक्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट इंक्रीज्ड। अब क्या हो रहा था कि और जो लोग ज़्यादातर आपका अर्बन एरियाज़ में जा रहे थे, गांवों से मतलब शहरों की ओर जा रहे थे, तो उनका जो गांवों में ज़्यादा जातिवाद उस वक्त जब फैला था, लेकिन शहरों में इतना ज़्यादा कोई नहीं इसको
इतना ज़्यादा नहीं करता था, क्योंकि अब शहर में जो आपका एक दूसरे से कांटेक्ट जो होता था वो अलग अलग कास्ट के लोगों से, अलग अलग तरीके के लोगों से कांटेक्ट होता था लोगों का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, क्योंकि अब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को लाया, पश्चिमी शिक्षा सभ्यता आई हमारे वहाँ, तो उन्होंने इक्वालिटी अमंग द एजुकेटेड इंडियंस, यानी जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको लगा कि ये जातिवाद जो है वो कास्ट सिस्टम जो है वो गलत है, क्योंकि बनाया तो भगवान ने, ईश्वर ने सबको एक ही जैसा है, फिर भी आपस में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों। क्रिश्चियन मिशनरीज सेट अप स्कूल फॉर द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल्स, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जितने भी आपके जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे, ईसाई धर्म प्रचारक जो थे, उन्होंने स्कूल जो लोअर कास्ट के लिए, मतलब जो नीचे कास्ट के थे, जो अनटचेबल्स थे, अछूत थे, और जितने भी ट्राइबल्स थे, आपके जितने भी आदिवासी होते हैं, उन सब के लिए स्कूल सेटअप किया जिससे उनको एजुकेट किया जा सके। द एजुकेटेड इंडियंस बिगेन टू क्वेश्चन द कास्ट सिस्टम एंड स्पोक अगेंस्ट इट। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन्होंने कास्ट सिस्टम, जो लोग कास्ट सिस्टम करते थे, जाकर उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया और उसके विरोध में बोलना शुरू किया। दे रेज देयर वॉइस फॉर द रिमूवल ऑफ सच इनइक्वालिटीज़। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि ऐसी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको हमारे समाज से रिमूव कर देना चाहिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ जुडिशियल सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने एक जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक प्रणाली का भी इंट्रोडक्शन किया, मतलब शुरुआत की। वेयर ऑल वर इक्वल बिफोर द लॉ, जहाँ पे सभी लोग लॉ के समक्ष इक्वल थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वर ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थी आपकी, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, एजुकेट किया जाता था, वो भी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस। स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. In previous class we had discussed about the caste reforms. Today we are going to discuss about the caste reform movements. कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट्स मीन्स होता है आपका जो जातिवाद जितने भी सुधार हुए हैं, ठीक है, लोग जो कास्टिज्म चलता था, जातिवाद जो चल रहा था, उसको उसमें सुधार लाने के लिए कई अभियान चलाए गए। रिफॉर्म्स इन द कास्ट सिस्टम हैड बिकम एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम था, यानी जातिवाद जो सिस्टम चल रहा था, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत थी, उसमें कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जिससे कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। देयर वर रिफॉर्म मूवमेंट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। उस वक्त कई पार्ट्स ऐसे थे भारत के जिसमें आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स, सुधार आंदोलन चल रहे थे। मैनी मूवमेंट्स वर लेड बाय द पीपल ऑफ लोअर कास्ट हु फॉट हार्ड टू अबॉलिश कास्ट इनइक्वालिटीज़। बहुत से मूवमेंट्स जो थे वो आपके ऐसे लोगों ने स्टार्ट किए थे जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, और वो लड़ रहे थे इस खिलाफ, मतलब इस अभियान को इसलिए चला रहे थे कि जिससे कि जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है, यानी जो भेदभाव होता है जाति के बेसिस पे, वो उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। श्री नारायण गुरु वॉज अ सोशल रिफॉर्मर बॉर्न इन द एजहावा कास्ट। श्री नारायण गुरु एक जो कि समाज सुधारक थे, जिनका जन्म खुद एक लोअर कास्ट फैमिली एजहावा कास्ट जाति जो थी उसमें हुआ था। उनको बहुत सी सोशल इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ा। ही ब्रॉट रियलाइजेशन टू द डिप्रिविलेज्ड क्लास दैट दे वर इंटाइटल्ड टू गेट रिस्पेक्ट। देखिए, उनको वो मतलब ऐसा चाहते थे कि जो उनके ऐसे लोग हैं जिनको जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है जाति भेदभाव पे, तो उन्होंने उनके लिए कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि सभी को रिस्पेक्ट मिले और उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। ही मोटिवेटेड देम टू एजुकेट। उन्होंने इसीलिए कई अपने जितने भी ऐसे लोग थे जो अनडिप्राइव्ड, मतलब जो पिछड़े हुए जातियाँ थी, उनको एक साथ इकट्ठा किया, उनको एक साथ ले आए और उनको कहा कि आप अपनी लड़ाई के लिए जो आपका ये, आप उनको इकट्ठा किया और जिससे उनको मोटिवेट किया कि वो आगे आएँ और अपने आप को खुद उठाने के लिए, अपने आप को अपना जो स्टेटस है वो समाज में ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले बात उनको तो एजुकेटेड होना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, ठीक है, और तभी वो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जो समाज में मतलब जो उनका
अनादर होता है वो आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने एक आश्रम की भी स्थापना की जो एलुवा में है, जिसको हम अद्वैता आश्रम के नाम से जानते हैं। वर्सीलिंगम वॉज अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ऐसे एक सोशल रिफॉर्मर थे वर्सीलिंगम, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से थे। ही वेहमेंटली अपोज द कास्ट सिस्टम। वेहमेंटली मतलब हो गया आपका कि इन्होंने बहुत ही कठोर तरीके से स्ट्रॉन्ग मेथड से आपका कास्ट सिस्टम को, जातिवाद सिस्टम को अपोज किया एंड लॉन्च द एंटी कास्ट मूवमेंट। और आपका एक मूवमेंट चलाया जिसमें कोई भी जात पात का वो ना हो, जात पात का भेदभाव ना हो। ही सेट अप द ब्रह्म समाज एट बेंगलोर। इन्होंने भी ब्रह्म समाज की स्थापना बेंगलोर में की थी। ही सेट अप द ब्रह्म समाज एट बेंगलोर। घासीदास स्टार्टेड द सतनामी मूवमेंट इन 1830s। घासीदास ने सतनामी मूवमेंट की स्थापना शुरुआत की थी, स्टार्टेड किया था 1830s में। ही वर्क टूवर्ड्स सोशल जस्टिस फॉर द लेदर वर्कर्स, यानी जो चमड़ा व्यापारी थे, जो लेदर के वर्क करते थे, उनको समाज में बिल्कुल निम्न स्तर पर रखा गया था। उनके साथ उनको बाकी आज़ादी नहीं थी जो सबके साथ थी, इक्वालिटी नहीं थी। तो इन सब के लिए उन्होंने वर्क किया जिससे कि उनको सामाजिक न्याय मिल सके, जो कि लेदरर वर्कर्स थे। एजुकेटिंग द लोअर कास्ट, यानी जो लोअर कास्ट थी उनको एजुकेटेड करना, उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी था उस वक्त के लिए। द लोअर कास्ट समटाइम गॉट एडमिशन इन स्कूल। जो लोअर कास्ट थी वो कभी कभी उनको स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता था। बट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड इन द क्लासरूम, लेकिन उनका क्लासरूम में भी उनके साथ भेदभाव होता था। दे कुड नॉट सिट विद द अदर हाई कास्ट चिल्ड्रन। वो दूसरे हाई कास्ट के चिल्ड्रन के साथ वो लोग एक साथ नहीं बैठ सकते थे। दे कुड नॉट टॉक, प्ले और ईट विद देम। वो ना उनके साथ खेल सकते थे, ना बात कर सकते थे, ना भोजन कर सकते थे। दे हैड टू सिट आउटसाइड द क्लासरूम। उनको क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। एट टाइम्स दे वर मेड टू स्वीप द क्लासरूम। कई बार तो ऐसा होता था कि उनको क्लासरूम में झाड़ू भी लगाना पड़ जाता था। एंड इवन क्लीन द टॉयलेट्स ऑल्सो। डू यू थिंक द वॉज फेयर? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो उनके साथ हो रहा था, ये व्यवहार, क्या ये फेयर था, क्या ये न्यायपूर्ण था? इट वॉज टू सेंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन टू स्कूल। क्या ये जो व्यवहार हो रहा था उनके साथ, ये क्या आपको लगता है कि ये न्यायपूर्ण था? और इसके साथ ही साथ तो क्या फिर लोअर क्लास चिल्ड्रन को कोई भी पेरेंट्स स्कूल भेजता अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था? तो शायद ना भेजता, क्योंकि अब वहाँ तो वो पढ़ने के लिए भेजते थे और उनसे साफ़ सफाई का काम। तो क्या ये समझदारी होती कि लोअर क्लास चिल्ड्रन को स्कूल भेजा जाता अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा था? तो इसलिए बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते थे। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, नॉन ब्राह्मणा मूवमेंट स्टूडेंट आपका छूट गया था। यहाँ पे है कि बता रहे हैं कि नॉन ब्राह्मणा मूवमेंट मतलब जिसमें आपका ब्राह्मण नहीं थे और ब्राह्मणों का ये अभियान चलाया गया था ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक है। और ये चलाया था जो नॉन ब्राह्मण थे, मतलब जो आपका जो निम्न कास्ट के थे, मतलब लोअर कास्ट के थे, ठीक है, उन्होंने चलाया था, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस वक्त सोसाइटी में। E.V. Ramaswamy Naikar, also called Perrier, contributed immensely to the social reforms in South India. E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया सोशल रिफॉर्म्स जितने भी हुए साउथ इंडिया में उसमें। ही एक्सपीरियंस वाइसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने जो कुछ भेदभाव वाली नीतियां थी, जैसे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था, उन्होंने इसको बहुत यंग एज पे ही इसका अनुभव किया था। ही स्टूड अप फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज इक्वालिटी ऑफ कास्ट एंड सक्सेस एंड an end to the exploitation of the non-Brahmana Dravidians of South India। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका ये जो है आपका खड़े हुए थे, इन्होंने ऐसे सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए खड़े हुए जिसमें इक्वालिटी हो, जातियों का, कास्ट का इक्वालिटी हो, और सेक्सेस मतलब है आपका इक्वालिटी होने का मतलब है कि गर्ल बॉय, फीमेल और मेल चाइल्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। एंड एंड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ द नॉन ब्राह्मण द्रविड़न्स ऑफ साउथ इंडिया। और ये भी इन्होंने इस चीज़ के लिए भी अभियान चलाया कि जो एक्सप्लोटेशन हो रहा था नॉन ब्राह्मणों का, यानी जैसे साउथ इंडिया के जो द्रविड़ थे उनको समाज में वो उनका जो
रिस्पेक्ट थी वो उतनी नहीं मिल रही थी जितनी ब्राह्मणों को मिल रही थी, या उतनी फैसिलिटीज़ उनको नहीं थी जो ब्राह्मणों को थी। तो जो नॉन ब्राह्मण द्रविड़ियन थे साउथ के, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया, एक मूवमेंट चलाया। पेरियर वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द ब्राह्मण, पेरियर्स जो थे वो हमेशा ब्राह्मण्स के खिलाफ थे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग जो ब्राह्मण थे क्लेम टू बिलोंग टू अ सुपीरियर कम्युनिटी एंड हैड डिप्राइव्ड अदर कम्युनिटीज़। उनके हिसाब से उन ब्राह्मणों ने ये दावा किया था कि वो सबसे सुपीरियर हैं। ब्राह्मणों ने अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को, अपनी समुदाय को सबसे सुपीरियर बताया, सबसे सर्वोच्च बताया, और दूसरी कम्युनिटीज़ को हटा दिया, दूसरी कम्युनिटीज़ को बाहर कर दिया। ही क्लेम डैट इन सर्टन प्लेसेस द शेड्यूल कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू यूज़ द पब्लिक टैंक वेल्स एंड एट टाइम्स इवन द स्ट्रीट यूज बाई ब्राह्मण्स। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि कई जगहों पे तो इतना ज़्यादा था कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते थे उनको ये भी अलाउ नहीं था कि वो पब्लिक टैंक वेल्स का इस्तेमाल करें, कुओं का और पब्लिक टैंक जो होते थे उसका इस्तेमाल कर सकें। और कभी कभी ऐसा भी था जिन सड़कों को ब्राह्मण यूज़ करते थे उन सड़कों का भी यहाँ तक के इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे उस समय। ही सैड दैट द अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ तमिल कल्चर। उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, जो जिनको लोग अछूत कहते हैं, वो ट्रू अपहोल्डर्स हैं आपके तमिल कल्चर के, तमिल संस्कृति के जो मेन जिन्होंने शुरुआत की वो आपके अनटचेबल्स ही थे। ही इवन क्रिटिसाइज्ड स्क्रिप्चर्स विच इस्टेब्लिश डिफरेंसेस अमंग कास्ट्स। उन्होंने उन जो स्क्रिप्चर्स थे उनकी भी क्रिटिसाइज मतलब होता आलोचना की, यहाँ तक कि जो मतलब ऐसे कुछ पिक्चर्स या स्क्रिप्चर्स जो भी थे उन्होंने उसकी भी क्रिटिसाइज़ किया, उसको भी आलोचना उसकी की जो डिफरेंस करते थे अमंग कास्ट में जो डिफरेंस करते थे, जातियों में भेदभाव जो इस्टेब्लिश करते थे, ऐसी स्क्रिप्चर्स का भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। ये पेरियर का फोरमोस्ट अपील थी लोगों से, वो ये थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट की उनको वो उनके अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थी उसको डेवलप करना चाहते थे, उसका विकास करना चाहते थे पेरियर। क्योंकि मतलब देखिए जो पेरियर खुद भी एक निम्न कास्ट के फैमिली के थे, परिवार के थे, तो वो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने अपने आंखों से देखा था, एक्सपीरियंस किया था। तो वो चाहते थे कि लोगों के अंदर जो भी ऐसे निम्न कास्ट के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के शेड्यूल्ड क्लास के लोग हैं, उनको उनके अंदर ऐसी भावना जागृत को किया जाए जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप किया जा सके, उनको अपने आत्मसम्मान के बारे में पता हो। He began the self-respect movement which spread principles of self-respect and eradication of the caste system। उन्होंने एक मूवमेंट भी शुरू किया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसे कहा गया, जिसमें ऐसे सिद्धांत थे जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट और कास्ट सिस्टम को इरेडिकेशन लिखा है। इरेडिकेशन मीन्स मतलब होता है आपका रिमूव करना, ख़त्म करा जा सके समाज से, आपका जातिवाद का जो सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म किया जा सके। इसीलिए उन्होंने ऐसा मूवमेंट चलाया और इन लोगों को आत्मसम्मान के बारे में पता चल सके अपने। पेरियर कैंपेन टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू रिमूव सोशल इनइक्वालिटीज़। पेरियर ने इसलिए कैंपेन मैंने अभियान चलाया कि जिससे कि गवर्नमेंट को प्रभावित किया जा सके कि वो ऐसे कदम उठाए, ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि सोशल इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जा सके, समाज से जो सामाजिक असमानताएँ हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ही ज्वाइन द कांग्रेस बट लेफ्ट इट। उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया लेकिन उसको थोड़े समय बाद छोड़ दिया। बिकॉज ही विटनेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इवन देयर, क्योंकि वो इस बात की गवाही देते हैं, वो खुद सबूत थे कि वहाँ पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद भेदभाव वहाँ पे भी होता था। इन 1944 ही फॉर्म्ड अ पार्टी। 1944 में उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसको कहा गया द्रविड़ काजंगम, उस पार्टी का नाम रखा गया। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्ड एट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस संगठन का एक एम्ड था कि जो अनटचेबिलिटी थी, जो छुआछूत था, उसको हमारे समाज से ख़त्म करना। इट ऑल्सो प्रोपोगेटेड वोमेंस एजुकेशन एंड विडो रीमैरेज। और पेरियर ने वोमेंस एजुकेशन के लिए और विडो रीमैरेज के लिए भी बहुत सा काम किया। पेरियर पब्लिश्ड तमिल वीकली कॉल्ड कुदी अराज। पेरियर जो थे वो एक संपादित करते थे, तमिल वीकली आता था, मतलब हर उनका साप्ताहिक एक न्यूज़ मैगज़ीन चलती थी, उसको कुदी अराज कहा गया था, जिसमें जो लोग नॉन ब्राह्मण थे उनके के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था कि उनको भी समाज में वही सम्मान मिले जो सबको मिल रहा है।
महात्मा गांधी एंड कैस्टिज्म, गांधी जी जो थे वो भी ये जो अनफेयर डिवीज़न समाज में हमारे फैला हुआ था जातिवाद का, उससे वो भी पीड़ित थे। उन्होंने अनटचेबिलिटी को एक पाप माना है, मतलब जो छुआछूत जो था उसको एक पाप के बराबर माना है। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स और पीपल ऑफ गॉड। उन्होंने अनटचेबल्स को यानी जितने अछूत थे उनको हरिजन्स और पीपल ऑफ गॉड के नाम से जाना। ही फाउंडेड द वीकली पेपर हरिजन, उन्होंने एक उनका साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला था हरिजन। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इंडियंस कॉन्शियस ऑफ द इविल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो अनटचेबिलिटी की जो बुराई थी उससे जो लोगों के कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, उसको इसी अखबार के द्वारा इंडियंस को बताना चाहा। स्लेवरी मतलब होता है गुलाम बना के रखना। जैसे बड़े कास्ट वाले जो लोग होते थे, ब्राह्मण वगैरह जो होते थे, वो अपने से निम्न कास्ट वाले यानी शूद्र जाति को अपने वहाँ उनके वहाँ नौकरों की तरह काम करना पड़ता था। तो इस बात का भी खुल के विरोध किया कई लोगों ने कि आखिर भगवान ने बनाया तो सबको एक जैसा था, तो फिर उनके साथ ये इन्फीरियरिटी क्यों, उनके साथ ये भेदभाव क्यों। ज्योतिराव फूले वॉज एन इमिनेंट सोशल रिफॉर्मर। ज्योतिराव फूले जो थे वो एक कुशल सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब समाज सुधारक थे। ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड वर्क एक्टिवली अगेंस्ट इट। उन्होंने कास्ट सिस्टम जो उस वक्त हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम जो फैला था उसका खुल के अपोज मतलब होता है विरोध करना, एंड वर्क एक्टिवली अगेंस्ट इट, और उसके खिलाफ काम किया। ही बिलोंग टू अ कास्ट कंसिडर्ड इन्फीरियर। वो खुद भी ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जो उस वक्त इन्फीरियर माना जाता था, जिसको माना जाता कि काफ़ी निम्न कास्ट में, ठीक है। ही अटैक द ब्राह्मण्स एंड द अपर कास्ट। उन्होंने अपने जितनी भी बुक्स वगैरह लिखी, जितनी भी पत्रिका वगैरह लिखी, उसमें ब्राह्मणों का और अपर कास्ट का विरोध किया। अपने अभियानों में भी, मूवमेंट में भी उन्होंने ब्राह्मणों का और अपर कास्ट का विरोध किया। ही ब्लेम देम फॉर फ्रेमिंग इनह्यूमन लॉज टू सप्रेस द शूद्राज। उन्होंने ब्राह्मणों को ये दोष लगाया, ये ब्लेम किया कि उन्होंने ही शूद्राज को दबाने के लिए, सप्रेस मतलब दबाने के लिए ऐसे कानून बनाए जो अमानवीय हैं। ही सेड द ब्राह्मण्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस आउटसाइडर्स एंड हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन इंडिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो थे वो जो आर्यंस आए थे वो यहाँ पे उनके डिसेंडेंट्स थे, मतलब उनके बाद आने वाले थे। आर्यंस उनके पूर्वज थे, ठीक है। हु वर आउटसाइडर्स, जो कि बाहरी थे, वो हमारे देश में बाहर से आए थे और अपने आप को उन्होंने भारत में इस्टेब्लिश किया था। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे इंडिया के वो द्रविडियंस थे। हु वर द लोअर कास्ट, जो कि लोअर कास्ट थे। तो यानी उनका कहने का मतलब था भारत में जो पहले आए थे वो लोअर कास्ट वाले आए थे, और ब्राह्मण जो थे आर्यंस के डिसेंडेंट्स थे, आर्यंस के फॉलोअर्स थे। आर्यन के बाद डिसेंडेंट मतलब होता है जो उनके बाद आने वाले, ठीक है, उनके पूर्व पीढ़ी थी आर्यंस के, आपके उनको डिसेंडेंट थे, इसलिए आर्यंस बाहर से आए थे, तो ब्राह्मण जो हैं वो भी बाहर के माने गए। और ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स थे, बाहर के इनहेबिटेंट मतलब निवासी जो थे मूल रूप से भारत के, वो द्रविडियंस थे जो कि लोअर कास्ट के थे। ही इंसिस्टेड दैट द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ सोशल इविल वाज द एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि समाज में, अगर समाज में से इन इविल्स को, इन बुराइयों को हटाना है तो वुमेन्स को एजुकेट करना होगा और लोअर कास्ट को ऊपर उठाना होगा। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। दिस इज इंपॉर्टेंट। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज इन 1873। उन्होंने एक सत्य शोधक समाज नाम की संस्था की स्थापना भी की 1873 में। इट्स एम वॉज टू लिबरेट द अनटचेबल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द अपर कास्ट। इसका मेन लक्ष्य था कि जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत थे, उनको मतलब जिनको अछूत माना जाता था, जो निम्न जाति वाले थे, उनको शोषण से बचाया जाए, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, जो कि अपर कास्ट उनका कर रहे थे उस वक्त। ही इवन कंस्ट्रक्टेड अ बाथिंग टैंक आउटसाइड हिज हाउस विच वाज ओपन टू ऑल। उन्होंने खुद भी अपने घर के बाहर एक बाथिंग टैंक बनवा रखा था जिसमें सभी धर्म के लोग उसका यूज़ कर सकते थे, सभी के लिए खुला था। ही इवन सेट एन एड विद अनटचेबल्स। वो खुद भी अनटचेबल अछूतों के साथ बैठकर उठते बैठते थे और खाते पीते थे। अलॉन्ग विद हिज वाइफ सावित्री फुले ही बिगेन अ स्कूल फॉर गर्ल्स। अपनी वाइफ के साथ मिलकर, जिनकी वाइफ का नाम था सावित्री फुले, उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल भी चालू किया था और फिर उसके बाद एक लोअर कास्ट के लिए भी स्कूल स्टार्ट किया था। ही रोट अ बुक कॉल्ड गुलामगिरी, स्लेवरी, गुलाम मतलब होता है स्लेव। उन्होंने एक बुक शुरू की थी गुलामगिरी, स्लेवरी, जो कि पब्लिश हुई थी जून 1873 में। इन हिज बुक ही हैज़ इक्वेटेड द कंडीशंस ऑफ द स्लेव्स इन अमेरिका टू द शूद्रास इन इंडिया। उन्होंने यहाँ पे जो जैसी अमेरिका में दासों की
कंडीशन थी, जो दशा थी, उसी से तुलना की है आपके भारत में शूद्रों की। जैसे अमेरिका में जो स्लेव्स थे, जो दास थे, नौकर थे, उनका बहुत बुरी कंडीशन थी, वैसी ही उन्होंने अपनी इस बुक में इंडिया में शूद्रों की वैसी ही दशा थी, इस बात से कंपैरिजन किया है। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आपका यहाँ तक कि शूद्राज इन इंडिया तक की एक्सप्लेन कर दिया गया था। उसके बाद देखिए, ये एक बॉक्स के अंदर एक टॉपिक था, ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस। ह्यूमिलेटिंग मीन्स होता है किसी को अपमानजनक, किसी का आप जब सम्मान नहीं करते तो उसे ह्यूमिलेटिंग कहते हैं, ठीक है, अपमानजनक अनुभव। ये किसके साथ हुआ था? ये आपका ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था, ज्योतिराव फूले के साथ। तो उसके बाद से उन्होंने ठान लिया था कि वो ये कास्ट सिस्टम को समाज से हटा के रहेंगे। एन इंसिडेंट टुक प्लेस इन हिज लाइफ दैट हैड इमेंस इम्पैक्ट ऑन ज्योतिराव फूले। एक घटना हुई जिसका प्रभाव उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा ज्योतिराव फूले के। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटेंड अ वेडिंग ऑफ वन ऑफ हिज ब्राह्मण फ्रेंड। उनको इनवाइट किया गया, उनको बुलाया गया, एक वेडिंग थी उनके एक ब्राह्मण मित्र के, शादी थी, उसमें उनको इनवाइट किया गया। बिकॉज ही बिलोंग टू इन्फीरियर कास्ट, चूँकि वो अब एक इन्फीरियर कास्ट मतलब एक निम्न मतलब निचली कास्ट से बिलोंग करते थे, उनकी कास्ट बहुत गिरी हुई थी, मतलब उस वक्त समाज में उसको गिरी हुई कास्ट मानते थे, मतलब बिल्कुल बेकार कास्ट मानते थे। तो इसीलिए जो रिलेटिव्स थे ब्राइड ग्रूम के, उन्होंने उनकी इंसल्ट की। ज्योतिराव लेफ्ट द प्रोसेशन। ज्योतिराव जो थे वो प्रोसेशन मतलब हो गया वो जुलूस जो था, यानी जो वहाँ पे बारात थी उसको छोड़ के चले गए। एंड डिसाइडेड टू डिफाई द कास्ट सिस्टम। और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया, डिफाई मतलब होगा कि वो हटा देंगे, ठीक है, वो समाज से इस कास्ट सिस्टम को हटा देंगे और वो कभी नहीं मानेंगे इसे। एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन, और सामाजिक जो रोक टोक है उसे भी हटाएंगे। ही देन स्टार्टेड द कैंपेन ऑफ सर्विंग द पीपल ऑफ लोअर कास्ट हु वर डिस्क्रिमिनेटेड। फिर उसके बाद उन्होंने एक अभियान चलाया जिसमें ऐसे लोगों को कि उन्होंने बढ़ चढ़ के सेवा की और उन लोगों को आगे लाए जिनके साथ भेदभाव होता था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट। अब दूसरा मूवमेंट था, देखिए पहले के समय में क्या था, जो दलित वगैरह होते थे या अनटचेबल्स होते थे, उनको मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, जो खुद भी एक आपका लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको ख़त्म करने के लिए कई मूवमेंट चलाए और उन्होंने एक लॉ पास कराया और जिससे कि लोग टेंपल में एंट्री कर सकें। देखिए टेंपल एंट्री मूवमेंट में क्या था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज बॉर्न इन एन अनटचेबल कास्ट एंड वॉज अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भी अनटचेबल कास्ट में उनका जन्म हुआ था, एक अछूत के परिवार में उनका जन्म हुआ था, एंड वॉज अ विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और वो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी आपका जातिगत भेदभाव जो होता था उसके विक्टिम माने पीड़ित थे, उससे वो भी पीड़ित थे। He faced humiliation on many occasions. उनको भी कई जगहों पे अपमानजनक व्यवहार को फेस करना पड़ा। कई ओकेजन्स में उनके साथ भी व्यवहार जो था वो काफ़ी बुरा किया गया। स्कूल टीचर्स ट्रीटेड हिम बैडली एंड इवन मेड हिम स्वीप द क्लासरूम फ्लोर। स्कूल के यहाँ तक कि जो टीचर्स थे वो भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, क्योंकि वो एक निम्न कुल से बिलोंग करते थे, निम्न जाति के थे, ठीक है। और उनसे यहाँ तक कि पूरा क्लासरूम का जो फ्लोर होता था वो भी स्वीप करवाया जाता था, साफ़ करवाया जाता था। हाउएवर बीइंग एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हालांकि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। ही गॉट अ स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, वजीफ़ा मिलता था। एंड वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, और वो बाहर भी गए, आपका बाहर के विदेश भी गए और आगे की पढ़ाई करने के लिए। ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, जो जातिगत भेदभाव हो रहा है, उससे वो लड़ेंगे। ही बिगेन एन ऑर्गेनाइजेशन इन बॉम्बे। उन्होंने एक संगठन बॉम्बे में स्टार्ट किया जिसको कहा गया कॉल्ड द बहिष्कृत
हितकर्णी सभा, जिसका नाम दिया गया बहिष्कृत हितकर्णी सभा फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द अनटचेबल्स की प्रोग्रेस के लिए। ही प्रीच्ड फॉर सोशल इक्वालिटी अमंग द अनटचेबल्स एंड अदर कास्ट, उन्होंने सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता जितने भी अनटचेबल्स थे उनके बीच में करने के लिए कहा, एंड दूसरे कास्ट के बीच में। अभी हम ले लेंगे। इन 1927 ही लेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, 1927 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट की शुरुआत की। ही वॉन्टेड टू assert the civic rights of the untouchables, वो चाहते थे कि जो अनटचेबल्स हैं, जो अछूत हैं, उनको उनके जो सिविक्स राइट जो हैं, मतलब उनके जितने भी नैतिक अधिकार हैं उनको मिले। ही लेड 2 more such movements till 1935, उन्होंने 1935 तक 2 और ऐसे ही मूवमेंट्स, ऐसे अभियानों को चलाया। ही यूनिट्राइंग हिज untiring efforts for the upliftment of the untouchable will always remembered, उनके जो ये प्रयास थे, इतने अच्छे प्रयास जो थे, वो उनको आज भी अनटचेबल्स को ऊपर उठाने के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। However, all these movements against the caste system were challenged by Brahmins who also form organization to uphold the caste system। देखिए, हालांकि ये जो मूवमेंट्स हो रहे थे, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स हो रहे थे, उसको ब्राह्मणों ने चुनौती दी, जिन्होंने खुद भी, ब्राह्मणों ने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अपना एक संगठन बनाया, जिससे कि समाज में कास्ट सिस्टम बना रहे। द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम कंटिन्यूज इवन टुडे, आज यहाँ तक कि आज भी ये स्ट्रगल, ये संघर्ष जो है कास्ट सिस्टम के लिए, जातिवाद का, वो आज भी चल रहा है। The reform movement swept away the hindrances against women too, and they finally got the opportunity to get educated and improve their position in the society। ये जितने भी सुधारवादी आंदोलन हुए, उन्होंने समाज, ये जो रुकावटें, हिंड्रेंस माना जो रुकावटें थी वोमेन की शिक्षा के लिए, वो भी ख़त्म कर दी, उसको भी साफ़ कर दिया समाज से। और फाइनली औरतों को भी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, अवसर मिलने लगी कि वो भी एजुकेट हो सकती हैं और अपनी पोजीशन को सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकती हैं। दस फ्रॉम द 20th century ऑनवर्ड्स, इसलिए 20वीं शताब्दी के बाद से एजुकेटेड वुमेन जो थी, वो अपने व्यूज़, अपने जो उसका ख्याल था, जो उसकी सोच थी, वो पब्लिकली उसको रख सकती थी दूसरों के सामने। और एक इम्पॉर्टेंट प्ले उसने पार्ट किया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, उसमें भी इम्पॉर्टेंट पार्ट उन्होंने प्ले किया। द लोअर कास्ट ऑल्सो organized themselves into the movement by the second half of the 19th century, और जो लोअर कास्ट थे उन्होंने भी अपने आप को एक संगठित कर लिया था, एक अपना संगठन बना लिया था कई मूवमेंट के द्वारा। 19वीं शताब्दी तक उनकी भी पोजीशन थोड़ी सुधर गई। दिस मूवमेंट एडेड टू द मोमेंटम ऑफ द पॉलिटिकल सर्च अगेंस्ट द colonial cause that united people and gave the struggle for freedom its mass character। ये जितने भी मूवमेंट थे, जितने भी उन्होंने पॉलिटिकल जो था कॉलोनियल को, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब भारतीयों में जब ये सब एकता हो गई, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने में जो स्ट्रगल था, उसमें फ्रीडम के लिए करने में, उसमें भी आसानी हुई। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हमने ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आपको बताया था कि इसमें जो जितने भी मूवमेंट हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट, उन्होंने औरतों की स्थिति तो सुधारी समाज में, प्लस जो फ्रीडम के लिए था, उन फ्रीडम के बाद का जो प्रॉब्लम थी उसको भी, इन सब को दूर किया। और ये मूवमेंट जो थी, स्ट्रगल जो था फ्रीडम के लिए, वो उसमें लोगों को एकजुट करने का भी इसमें प्रयास हुआ। वर्किंग टुवर्ड्स रिफॉर्म,
मतलब कई जो रिफॉर्म हुए आपके 19th सेंचुरी में, ये जितने भी रिफॉर्म हो रहे थे उसके लिए क्या कार्य किए गए, जैसे प्रार्थना समाज, उसी के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो उसके लिए उसको किसने की? महादेव गोविंद रनाडे वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के कई फाउंडर थे, उसमें से महादेव गोविंद रनाडे एक थे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ये एक सामाजिक समाज सुधारक थे। हु वर्क रिलेंटलेसली टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। इन्होंने लगातार बिना रुके हुए समाज में कई रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश की। ही स्ट्रांगली अपोज द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। ये इनको कास्ट सिस्टम, जातिवाद से और अनटचेबिलिटी और छुआछूत से इनको काफ़ी नफरत थी, और ये इन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया। एंड ऑर्गेनाइज अ नंबर ऑफ सोशल कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस दीज इश्यूज़। और इन्होंने कई सोशल कॉन्फ्रेंसेस, कई सभाएं बुलाई, सामाजिक सभाएं, जिसमें कई लोग थे, जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा की गई। He was one of the opinion that education would contribute to the removal of social evils. इनका भी ये ओपिनियन, ये विचार था कि जो एजुकेशन है, केवल शिक्षा ही वो माध्यम है, वो साधन है जिसकी सहायता से हम अपने समाज से ये सामाजिक बुराइयों को, सोशल इविल्स मतलब सामाजिक बुराइयों को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थे यंग बंगाल मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट चला आपका यंग बंगाल मूवमेंट। दिस वॉज स्टार्टेड बाई अ टीचर ऑफ हिंदू कॉलेज कॉल्ड हेनरी विवियन डेरोजियो। ये जो मूवमेंट था, इसको स्टार्ट किया था आपका एक टीचर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो हिंदू कॉलेज के टीचर थे, जिनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। द सपोर्टर्स ऑफ द मूवमेंट एम्फेसिस्ड ऑन फीमेल एजुकेशन। ये जो सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के, इनका जोर था, एम्फेसिस मैंने इन्होंने इस बात पे जोर दिया, फीमेल एजुकेशन पे, स्त्रियों की शिक्षा पे, एंड राइट्स ऑफ वुमेन, और वुमेन के जो अधिकार हैं उन पर जोर दिया। दिस मूवमेंट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशल रिफॉर्म्स। इस मूवमेंट ने, ये जो अभियान हुआ, ये जो मूवमेंट चलाया गया, इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सोशल रिफॉर्म में, सामाजिक सुधारों को लाने में, एंड ड्राइविंग अवे सेवरल सुपरस्टिशंस एंड सोशल। और जो कुछ बाह्य आडंबर थे, सुपरस्टिशन लोग कहते थे ये रीति रिवाज होना चाहिए, और ये इन सबको दूर किया हमारे समाज से, और हमारी सामाजिक बुराइयां जो फैली थी उसको भी हटाया। फिर नेक्स्ट था ब्राह्मण समाज। ब्रह्म समाज मैंने जैसे आपको बताया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। द ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड द एरेडिकेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको राजा राम मोहन रॉय ने इस्टेब्लिश किया था, और इन्होंने वुमेन का जो स्टेटस था उसे ऊपर उठाने के लिए किया, और हमारे समाज से कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे। राजा राम मोहन रॉय इंसिस्टेड द हिंदू सोसाइटी नीडेड रिफॉर्मेशन। उन्होंने, राजा राम मोहन रॉय ने इस बात पे जोर दिया कि जो हिंदू सोसाइटी है, भारतीय हिंदू समाज जो है, उसे रिफॉर्मेशन, उसे सुधार की ज़रूरत है। बट दिस हैड टू प्रिसीडेड बाय अ रिफॉर्म इन हिंदूज़ हिमसेल्फ। लेकिन इससे पहले हिंदुज़्म में, मतलब हिंदूवाद में जो है, उसमें खुद सुधार की ज़रूरत है। ही सेड डैट एंशियंट स्क्रिप्चर्स डिड नॉट स्पीक अबाउट कास्ट। उन्होंने कहा कि जो एंशियंट स्क्रिप्चर्स, मतलब जितने भी पुराण हैं, वो ये नहीं कहते कि कास्ट के बारे में नहीं बताते, जातिवाद के बारे में उसमें नहीं लिखा हुआ है। ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के ऊपर जो राइट्स हैं वो निश्चित होने चाहिए, एंड द प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम, और और वो इसके ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट। उन्होंने मेनली जो काम किया, कंसर्न यहाँ पे कह रहे, मेनली जो काम किया वो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों के बारे में, और जो प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम जो था उसको हटाना चाहते थे समाज से, कि वो पूरी तरीके से हट जाए। राम कृष्ण मिशन को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसको स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गेट रेडी फॉर योर सोशल साइंस क्लासेस। रामकृष्ण मिशन, देखिए मैंने बताया था रिफॉर्म्स में जो आपका मूवमेंट हुआ उसके लिए क्या वर्किंग हुई, उसमें है आपका दूसरा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है उसको आपका वो चलाया था
Swami Vivekananda believed that all people were equal and opposed discrimination based on caste and religion. स्वामी विवेकानंद ये विश्वास करते थे, उनका ये मानना था कि सभी लोग जो हैं इक्वल हैं एंड अपोज डिस्क्रिमिनेशन, और जो भेदभावपूर्ण नीति चल रही थी कास्ट की, जातिवाद भेदभाव होता था और रिलीजन का, धर्म का भेदभाव जो हो रहा था उसका अपोज किया. He wanted to contribute to the upliftment of the masses. वो चाहते थे सहयोग देना कि जो मासेस हैं, यानी जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग जिनको निचला स्थान समाज में मिला हुआ है, उनको ऊपर उठाना चाहते थे. He founded the रामकृष्ण मिशन. इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, which was open to all irrespective of their caste or religion, जो खुला था सभी के लिए, चाहे फिर वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो या किसी भी संप्रदाय का हो. He wanted to spread education to the masses and wanted to caste system to be based on a person's qualities. He wanted to spread education. वो चाहते थे शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा सबको फैले, सभी लोग शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, एंड वॉन्टेड टू द कास्ट सिस्टम. और जो कास्ट सिस्टम चल रहा था बेस्ड ऑन द पर्सन क्वालिटीज़, यानी पर्सनस की क्वालिटीज़ के अनुसार पे जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसको हटाना चाहते थे समाज से. ही स्ट्रांगली अपोज्ड अनटचेबिलिटी, और उन्होंने कड़ा विरोध किया अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का. फिर वेद सभा. दिस वॉज इस्टेब्लिश बाई इन 1864. इसको वेद सभा की स्थापना की गई 1864 में बाई श्रीधरालू एंड केशव चंद्र सेन. श्रीधरालू और केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की, वेद सभा की. दे रेज स्ट्रॉन्ग वॉइसेस फॉर डिस्कार्डिंग द कास्ट सिस्टम. इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस का मतलब है कि इन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ कि जो समाज में जातिवाद सिस्टम फैला था उसको इस सभा के द्वारा इन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई, इसके खिलाफ. दे ऑल्सो अपोज्ड पॉलीगैमी, चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज. इन्होंने पॉलीगैमी वो ट्रेडिशन था जिसमें जो हस्बैंड होता था, अगर उसकी वाइफ की डेथ हो जाती थी तो वो कई दूसरा विवाह कर सकता था, या वो ट्रेडिशन जिसमें किसी भी व्यक्ति की कई वाइफ्स होती थी, उसे कहते हैं पॉलीगैमी. तो इसका भी अपोज्ड किया. चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह होता था उसका, और सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया. अलीगढ़ मूवमेंट. दिस वॉज लॉन्च बाई सर सैयद अहमद खान. अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने. इट वर्क टूवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय को ऊपर उठाने के लिए वर्क किया. इट एडवोकेटेड द कॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. जो मुस्लिम वुमेंस को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी उस वक्त, उनको कहा जाता था पर्दा प्रथा को भी इन्होंने ही ख़त्म किया था, और उनको तो इससे मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी सभी को आना चाहिए. अब अराउंड द वर्ल्ड आपका जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है मार्टिन लूथर किंग का. अराउंड द वर्ल्ड में देखिए मार्टिन लूथर किंग, ठीक है. मार्टिन लूथर किंग जो वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट who played a key role in the American civil rights movement. मार्टिन लूथर किंग जो कि एक सामाजिक आपका रिफॉर्मर था, जिन्होंने अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट जो था, ठीक है, उसके में बढ़ चढ़कर अच्छा रोल प्ले किया, बढ़ चढ़कर उसके लिए काम किया. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू अचीव इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर अमेरिकन्स ऑफ ऑल कलर्स. उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इक्वालिटी, समानता को लाने के लिए समाज में, और अमेरिकन्स के बीच में जो जितने भी उनके बीच में न्याय लाने के लिए जितने भी कलर्स के थे. देखिए पहले अमेरिका में रंग भेद की नीति चलती थी, ठीक है, गोरे कालों का भेद चलता था. तो उस चीज़ को मतलब जो ब्लैक होते थे उनको या वाइट जो होते थे कहीं कहीं उनको, ये जो भेदभाव चल रहा था इसका इन्होंने खुलकर विरोध किया. फिर और ये जो थे मार्टिन लूथर किंग जो थे आपका इंस्पायर्ड बाय एडवोकेट्स ऑफ नॉन वायलेंस सच एज महात्मा गांधी, किंग सॉट इक्वालिटी
for African Americans, the economically disadvantaged and the victim of injustice through peaceful protest. ये इन्होंने ये इंस्पायर्ड हुए आपका अहिंसावादी महात्मा गांधी से और किंग और जो भी थे बहुत कई लोगों से, और इन्होंने उससे प्रभावित हुए और जो पीड़ित थे अन्यायपूर्ण जिनके साथ व्यवहार हो रहा था उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ मतलब शांतिपूर्ण उसका विद्रोह करना चाहते थे। मतलब इस विद्रोह में ये था कि वो प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, इसका खिलाफ इसके विद्रोह तो कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई भी लड़ाई दंगा नहीं था, मारपीट नहीं थी। He never got tired of trying to end segregation laws that prevented blacks from entering certain places such as restaurants, hotels and public schools. He never got tired of trying to end segregation law. ये कभी नहीं थके जो segregation law था उसको ख़त्म करने में। वो लॉ जो मतलब कालों को अमेरिकन में जो ब्लैक्स थे उनको कई जगहों पे जाने का एंट्री नहीं मनाही थी, जैसे कि आपका रेस्टोरेंट है, होटल्स है, पब्लिक स्कूल्स है, इसमें ब्लैक्स नहीं जा सकते थे, केवल वाइट जाते थे। ही ऑल्सो डिड ऑल ही कुड टू मेक पीपल रियलाइज दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। उन्होंने वो सब किया जिससे कि लोगों को ये रियलाइज़ हो कि जो मैन है वो सभी भगवान ने बनाए हैं और सभी इक्वल हैं। ही वॉज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मोंटगोमेरी बस बायकॉट एंड द मार्च ऑन वाशिंगटन, which helped to bring about such landmark legislation as the Civil Rights Act of 1964 and the Voting Rights Act of 1965। इनके उन्होंने जो आपका बस बायकॉट किया और मार्च निकाला, एक आपकी रैली निकाली वॉशिंगटन में जिसने इनकी मदद की कि ऐसे जो ऐसा लॉ लाया जाए जैसे सिविल राइट्स एक्ट लाया गया जिसमें सभी को राइट हो, और वोटिंग राइट्स एक्ट भी पास किया गया 1965 में। किंग वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1964। मार्टिन लूथर किंग को इसके लिए शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया 1964 में, 1964 में। स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर हैज़ completed now. You have to learn the important terms because these important terms are come in form of define. Okay.